ठीक है, हम फिर शुरू करेंगे। आज की आपकी क्लास जो है ये रिलेटेड है अवरक्त स्पेक्ट्रम से। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अवरक्त क्षेत्र जो है वो दृश्य प्रकाश के नीचे यानी उससे कम ऊर्जा वाला क्षेत्र होता है। इसका तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से बड़ा होता है और इसकी ऊर्जा लगभग 1 से 10 किलो कैलोरी होती है। ये ऊर्जा अणु के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में परिवर्तन करने लायक नहीं होती, उससे कम होती है। अतः यह ऊर्जा केवल अणु के कंपन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन करती है। कंपन ऊर्जा स्तर। इसीलिए अवरक्त स्पेक्ट्रम को कई बार हम कंपन स्पेक्ट्रम या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है। तो ये तो फंडामेंटल आइडिया हो गया आपका। अब आता है कि आणविक कंपन की उत्पत्ति होती क्यों है, कहां से आया ये कंपन। तो सबसे पहले समझें कि अणुओं में जो बंध होते हैं, अणुओं में बंध दृढ़ नहीं होते, दृढ़ या ठोस नहीं होते, बल्कि स्प्रिंग जैसे होते हैं। अब आप अपने पास कोई स्प्रिंग रख सकते हैं, स्प्रिंग जैसे होते हैं। तो अगर मैं ये मानूं कि ये दो परमाणु आपस में एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, लगातार इनकी लंबाई में परिवर्तन होता रहेगा। यानी कि मूल बिंदु से ये इस साइड खींचेगा, ये इस साइड खींचेगा, फिर सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा। यानी लगातार बंध थोड़ा 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 क्या करते रहेगा, कंपन करता रहेगा। तो अणुओं में इस तरह से कंपन आते हैं। कंपन दो प्रकार के हो सकते हैं। अभी स्वाभाविक कंपन के बारे में देखें तो कंपन को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है तनन कंपन। तनन कंपन में बंध की लंबाई प्रभावित होती है। यानी अणु में जुड़े हुए परमाणु आपस में इस स्प्रिंग नुमा बंध को खींचते और सिकोड़ते रहते हैं, जिससे बंध की लंबाई मूल लंबाई से थोड़ा बढ़ जाती है, थोड़ा घट जाती है, थोड़ा बढ़ जाती है, थोड़ा घट जाती है। तो इस तरह से जो स्प्रिंग नुमा स्ट्रेचिंग होती है, इसको हम कह सकते हैं तनन कंपन। अब तनन कंपन भी अगर हम देखें तो ये कई प्रकार का है। तनन कंपन दो प्रकार के में बांटा गया है। पहला है सम्मित और असम्मित तनन। सम्मित तनन, अब देखो दो परमाणु अणु है तो उसमें तो एक ही बंध है, यहां कोई सम्मित असम्मित नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर तीन परमाणुओं वाला है, जैसे H2O है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि एक परमाणु बीच में, दूसरा एक तरफ, तीसरा दूसरी तरफ। अब अगर ये दोनों एक साथ खींचें और एक साथ सिकुड़ें, है ना, दोनों की लंबाई एक साथ बढ़े और एक साथ क्या हो, घटे, तो हम कहेंगे कि ये सम्मित तनन है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक की लंबाई जब बढ़ रही है तो दूसरे की घट रही है, यानी ये बढ़ा तो ये घट गया, फिर ये घटेगा
तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे में एक खींच रहा है, एक सिकुड़ रहा है, फिर खींच रहा है, सिकुड़ रहा है, तो ये असम्मित हुआ, इसलिए इसको कहा गया असम्मित तनन। तो तनन कंपन बंध की लंबाई को प्रभावित करते हैं, इसकी वजह से बंध की लंबाई लगातार बढ़ते या घटते रहती है। ये संकर कंपन दो प्रकार के होते हैं। सम्मित तनन, बहुपरमाणु अणु में एक परमाणु से जुड़े दो परमाणु अगर इनके बंध एक जैसे एक साथ खींचे और एक साथ सिकुड़े तो सम्मित तनन है। एक खींचे और दूसरा सिकुड़े, दूसरा खींचे और पहला सिकुड़े, तो ये असम्मित है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद बारी आती है बंकन। आप चाहे तो ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब आते हैं बंकन कंपन पे। सेकेंड टाइप है बंकन, बेंडिंग। बंकन कंपन द्विपरमाणु अणु में देखने को नहीं मिलता, यानी रेखीय अणुओं में बंकन कंपन का कोई अर्थ नहीं है। इसमें क्या होता है, बंध कोण प्रभावित होता है। तो बंध की लंबाई इसमें नहीं, बंध का कोण प्रभावित होता है, और ये कई तरह का है। जैसे पहला है सीजरिंग। पहला प्रकार है इसमें सीजरिंग। सीजरिंग मतलब आपने कैंची देखा है? कैंची में क्या होता है, एक साथ दोनों बाहर निकलते हैं, एक साथ दोनों अंदर आते हैं, है ना? तो इस तरीके से अगर बंध के कोण में दोनों अणु एक साथ अंदर आए, एक साथ बाहर जाए, तो ये कहलाएगा सीजरिंग। एक साथ अंदर और बाहर जाने का मूवमेंट। दूसरा है, आप देखिए, दूसरा है आपका रॉकिंग। रॉकिंग में क्या हो रहा है, रॉकिंग में तल परिवर्तन नहीं होता है ना? यहां देखें, रॉकिंग में एक साथ अपने ही तल पर बिना विकृत हुए कंपन करता है, इसको रॉकिंग कहते हैं। मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर ये वापस आ रहा है, एक साथ क्या हो रहे हैं, दोनों ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, ये है रॉकिंग। एक है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग में आप देखें कि एक ऐसे ऐसे होगा, है ना? एक आगे जाएगा तो दूसरा पीछे, ऐसे ट्विस्ट होगा। ठीक है। और एक है वेगिंग। चौथा है वेगिंग। रॉकिंग जैसा है, लेकिन रॉकिंग में ये अपने ही तल पर ऐसे हो रहे हैं, वेगिंग में तल के अंदर बाहर ऐसे होंगे। ठीक है। तो हमने देखा बंकन तनन इतने प्रकार के होते हैं, इससे बंध कोण में परिवर्तन आता है। अब आते हैं कि वास्तव में अवशोषण कब होता है। कुछ बेसिक आइडिया जो शायद बुक में कहीं कहीं कम है, आपको जानना चाहिए। कंपन स्पेक्ट्रम कब उत्पन्न होता है? सबसे पहले जानिए मूल कंपन आवृत्ति। प्रत्येक परमाणु या प्रत्येक अणु का जो बंध होता है वो एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करता है। ठीक है ना? यानी कोई मान लो 100 कंपन प्रति सेकंड कर रहा है, कोई 200 कर रहा है, तो सबके लिए फिक्स होता है मान।
हम सब भी अपनी जगह पर एक निश्चित कंपन कर रहे होते हैं, वो दिखाई नहीं देता कई बार। ठीक है, 12वीं के फिजिक्स में एक प्रश्न आता था, आप लोगों को याद होगा कि कच्चे पुल को पार करने के दौरान मिलिट्री वाले अपना मार्च पास्ट यानी कदम ताल बंद कर देते हैं। तो उसका उत्तर आप लिखते थे कि कच्चे पुल को पार करते समय यदि मिलिट्री के लोग या फौज के लोग अपने कदम ताल को जारी रखेंगे तो ये संभावना है कि उनका कदम ताल का जो आवृत्ति है वो पुल के कंपन आवृत्ति से मैच कर जाएगी, और जिससे पुल ज्यादा तेजी से कंपन करने लगेगा और क्या हो जाएगा, टूट सकता है। तो यही ध्यान रखेंगे कि मूल कंपन आवृत्ति का मतलब होता है प्रत्येक ताप पर प्रत्येक अणु एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करता है, जिसे उसके कंपन की मूल आवृत्ति कहते हैं। जब भी इस ताप पर हम कोई अवरक्त किरण इसमें डालते हैं, इंफ्रारेड किरण डालते हैं, और यदि इंफ्रारेड किरण के किसी तरंग की आवृत्ति हमारे अणु के मूल कंपन आवृत्ति से मैच कर गई कि भाई इस रेडिएशन की आवृत्ति भी कितनी है, 200, और हमारे अणु की कंपन आवृत्ति भी 200 है, मैच कर गई, तो फर्स्ट क्लास ये अवशोषित हो जाएगा और कंपन का आयाम बढ़ जाता है। एक और उदाहरण, मान लीजिए झूला तो सभी ने झूला होगा, है ना। जब आप नॉर्मल झूला झूल रहे हैं तो झूले का वेग, झूला एक चक्कर पूरा करने में एक निश्चित समय लेता है, आराम से झूल। अब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि आपके झूले की एक निश्चित कंपन आवृत्ति है, दोलन आवृत्ति है। कोई आया और झूले को ऐसे ही धक्का दे दे तो दो संभावनाएं। पहली बात तो ये कि अगर धक्का देने वाले के हाथ की तेजी आपके झूले की तेजी से मैच कर गई, तो आप जैसे झूला झुलाते हैं तो कैसे झुलाते हैं, आपने अगर झूला झुलाया हो तो आपने देखा होगा कि झूले को आप पूरा पीछे आने देते हैं, और झूला जब जस्ट वापस जाने वाला होता है तब आप हल्का सा पुश करते हैं, बहुत ताकत नहीं लगाते। लेकिन इससे होता यह है कि जो झूला पहले यहां तक जा रहा था अब वो थोड़ा ज्यादा ऊपर तक जाने लगता है। इसी को कहते हैं आयाम का बढ़ जाना। लेकिन अगर आप झूले की आने वाली स्पीड से मैच किए बगैर कुछ भी ताकत लगा दें तो झूला लहराएगा, लेकिन उसकी वेग में, उसके आयाम में वृद्धि नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी अणु केवल उसी विकिरण का अवशोषण करता है जिसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति के बराबर होती है। इससे कंपन आयाम बढ़ जाता है। कंपन आयाम बढ़ जाता है और आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है। अवशोषण हो गया तो कंपन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, अब हम देखेंगे कि जैसा कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि किसी अणु में अनेक प्रकार के कंपन संभव होते हैं जिनकी संख्या 3n-6 होती है। 3n-6 होती है। तो कुल जो कंपन की संभावना है, हम कहेंगे कि कंपन के कितने संभावना है, संभव कंपन ये होता है 3n-6। n है अणुओं की संख्या। ठीक है। अच्छा, ये याद रखिए कि इसमें भी अलग अलग हैं। अगर आपका अणु सममित है तो उसके लिए 3n-6, और अगर असममित है तो 3n-5 होगा। अच्छा, यहां तक हो गया एक चीज। दूसरी चीज,
क्या सभी अणु अवरक्त स्पेक्ट्रम देंगे? ये तो हो गया केवल उसी विकिरण का अवशोषण, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जिन अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जानते हैं ना, जैसे HCl थोड़ा ऋणावेशित है, थोड़ा धनावेशित, और ये थोड़ा ऋणावेशित। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है डेल्टा इंटू डी। डेल्टा मतलब इनमें से उत्पन्न आवेश की मात्रा, और डी जो है ये दोनों के बीच की दूरी है। तो अगर दूरी का मान बढ़ जाए, दूरी डी का मान बढ़ जाए, तो डी गुना इसका मान यानी म्यू का मान बदल जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन हो, तो यदि कंपन की वजह से, चाहे कोई भी कंपन हो, अगर कंपन की वजह से अणु के द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है, तभी ये अणु अवरक्त विकिरण को अवशोषित करेगा और स्पेक्ट्रम उत्पन्न करेगा। अगर द्विध्रुव आघूर्ण के मान में परिवर्तन नहीं होता कंपन की वजह से, तो वो अणु अवरक्त स्पेक्ट्रम नहीं देता है। ठीक है, तो हम एक उदाहरण इधर देखेंगे। जैसे मान लो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब कार्बन कार्बन है तो कोई प्लस कोई माइनस नहीं है, तो अगर इसका बंध बढ़े या घटे, इससे म्यू के मान में जीरो परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं भाई, म्यू का मान ही जीरो है यहां पे। तो ऐसे में ये अवरक्त स्पेक्ट्रम को, अवरक्त विकिरण को अवशोषित या तो बहुत नेग्लेजिबल करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर इसी की जगह सी डबल बॉन्ड ओ हो, तो आप देखिए इस पे माइनस है, इस पे प्लस है। अगर ये बंध खींचे तो डी का मान बढ़ जाएगा और म्यू यानी द्विध्रुव आघूर्ण के मान में परिवर्तन होगा। द्विध्रुव आघूर्ण के मान में परिवर्तन होगा तो यह अवरक्त विकिरण का अवशोषण करेगा और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होती है। दूसरी बात यहां जो थोड़ी सी चीज है, कंपन आवृत्तियों की गणना एवं हुक के नियम। हुक का नियम क्या कहता है? हुक का नियम कहता है कि जब भी कोई अणु, ये आप फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कि जब भी कोई अणु का बंध खींचता है, तो चूंकि स्प्रिंग नुमा है, तो ये स्प्रिंग इसको वापस भी उसी ताकत से खींचता है। इसको बोलते हैं प्रत्यनयन बल। जो बल विकृति का विरोध करे वो कहलाएगा प्रत्यनयन बल। तो जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को खींचेंगे, स्प्रिंग भी उतना ज्यादा इसको वापस अंदर की ओर खींचेगा। ये कहलाता है हुक का नियम, कि प्रत्यनयन बल का मान आरोपित बल या विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर कुछ बंध दिए हुए हैं और उन बंधों के आधार पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहां अवशोषण करेगा उसका मान दिया हुआ। कुछ मान आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। मैं कुछ मान यहां लिख रहा हूं, उसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि उन मानों के आधार पे आपको अणु को पहचानने को देता है। तो जब मान याद होंगे तो आप पहचान पाएंगे। जरूरी चीज जो है, CH बंध एल्केन का, एल्केन के CH बंध के लिए मान है 2850 से 2960। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग के लिए है, S स्ट्रेचिंग के लिए, और B बेंडिंग के लिए इसका मान है 1350 से 1450। ये मान याद होने पे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मान है, ये ज्ञात किए गए मान है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। मैं महत्वपूर्ण ही बताऊंगा आपको, अलग से नहीं बताऊंगा।
सी एच एल्डिहाइड का अगर है तो ये है आपका 2700 से 2900। और सी ट्रिपल बॉन्ड, सी छोड़ दीजिए, हाँ, साइनाइड में सी एन बंध जो है, साइनाइड, ये करता है आपका अवशोषण 2220 से 2226, 2260। एरोमेटिक रिंग, जैसे बेंजीन का अगर है इस तरीके का या किसी और का, तो 1450 से 1600। सबसे इंपॉर्टेंट है सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ कई सारे हैं। कीटोन का अगर है तो ये अवशोषण करता है 1705 से 1725। सी डबल बॉन्ड ओ अगर एल्डिहाइड का है, सॉरी, हाँ, एल्डिहाइड का है तो 1720 से 1740। सी डबल बॉन्ड ओ अगर आपका एस्टर का है, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, तो ये 1665 से 1685। वैसे ये कम आएगा आपका। सी डबल बॉन्ड ओ अगर आपका एरिल कीटोन का है, एरोमेटिक कीटोन, तो ये अवशोषण करता है आपका 1680 से 1700। इसके बाद अगर एसिड का है, एस्टर का, सॉरी, सेम चीज, एस्टर का है तो ये करेगा 1700 से 1700, 1735 से 1750। एसिड का है अगर तो 1700 से 1725। और एमाइड का है तो 1650 से 1690। कुछ एक और अल्कोहल का देख ले, ओ एच, जिसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं है, हाइड्रोजन बंध नहीं है अगर, तो ये करेगा 3200 से 3600। ओ एच जिसमें हाइड्रोजन बंध है वो करेगा आपका 3200 से, ये 3650 है, कुछ खास अंतर नहीं है, 3600 हो जाएगा। एसिड, ओ एच, एसिड का ओ एच अगर है तो ये अवशोषण करेगा 2500 से 3000। क्या इतना सारा याद करने का फायदा है? ये सब पढ़ने का फायदा है कि जब आप किसी अणु के बारे में बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको एक अणु दिया हुआ है, हम एसिटिक एसिड लेते हैं और वहां कल्पना करते हैं कि वहां कौन कौन सा पीक हमको मिलना चाहिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं
एसिटिक एसिड, फॉर्मूला है CH3COOH। सारे बंध अलग अलग करके लिखाओ। अब आप देखो, आपको यहां पर स्ट्रेचिंग केवल मैं बात कर रहा हूं, तनन कंपन की बात करें, बंकन छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, तो आपको CH बंध का तनन कंपन मिलेगा एल्केन वाला, यानी 2850 से 2950 पे आपको एक स्पेक्ट्रम की लाइन मिलेगी। दूसरा CC, ये भी आपका एल्केन वाला है CC, ठीक है ना। तो CC बंध के लिए अगर आप देखें तो CC बंध की स्ट्रेचिंग के लिए आपको मिलना चाहिए कहां पर, हम्म, अच्छा, CC बंध की स्ट्रेचिंग का आपको नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद अगला क्या है आपका, तीसरा CO बंध स्ट्रेचिंग। फिर चौथा आपको OH बंध। OH बंध कौन सा है, एसिड का OH है, तो यहां हम अनुमान लगा सकते हैं 2500 से 3000। तो डाटा अवेलेबल होने पे आप स्पेक्ट्रम देख के या तो अणु देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ स्पेक्ट्रम मिलेगा, और अगर स्पेक्ट्रम प्राप्त है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सा अणु होगा। इसका मतलब है कि हर एक अणु का स्पेक्ट्रम अपने आप में एक क्या होता है, निश्चित प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है, उसके जैसा कोई दूसरा स्पेक्ट्रम नहीं हो सकता, क्योंकि हर अणु में स्ट्रेचिंग और बेंडिंग की संभावनाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से अणुओं को पहचान सकते हैं। फिर इसमें हम आते हैं, एक और चीज है अंगुली छाप क्षेत्र, फिंगरप्रिंट जानते हैं ना आप सारे लोग, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, बुक में है वैसे, जितना ज्यादा आप पढ़ सकें उतना आपके लिए अच्छा है। अंगुली छाप क्षेत्र, फिंगरप्रिंट रीजन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मैच नहीं करते, एकदम अलग अलग होते हैं हम सबके फिंगरप्रिंट। इसी तरीके से अणु का भी स्पेक्ट्रम, किसी भी अणु का स्पेक्ट्रम खास तौर से 600 से 1400 प्रति सेंटीमीटर के क्षेत्र में, मतलब ये भी अवरक्त क्षेत्र का ही क्षेत्र है, अवरक्त स्पेक्ट्रम के 600 से 1400 के बीच किसी भी अणु का स्पेक्ट्रम किसी दूसरे अणु के स्पेक्ट्रम से बिल्कुल मैच नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंगुली छाप क्षेत्र। इस क्षेत्र के स्पेक्ट्रम के आधार पर हम किसी अणु की निश्चित पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक आपका आज के लिए था। कल थोड़ा बहुत है वो कंप्लीट करके ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।